Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So today we are discussing the CT5 paper physics part जिसमें आपके पास 20 questions होंगे and I hope you have tried your best. So now let's see the solution. The linear distance between the compression and the adjacent rarefaction is 0.8 meter. The wavelength of the longitudinal wave is. अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि rarefaction और compression, जैसे ये अगर मान लेते हैं compression है, ठीक है ना, दिस इज कंप्रेशन, और एडजेसेंट रेयरफेक्शन मतलब ये होगा एडजेसेंट रेयरफेक्शन. तो इनके बीच का हमें जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 0.8 मीटर. वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी एडजेसेंट क्रस्ट टू क्रस्ट या फिर कंप्रेशन टू कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन. इसका मतलब इसके बाद वाला रेयरफेक्शन कुछ यहाँ पे आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा. अब आपको पता है कि दिस इज 0.8, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.8, राइट. ये भी 0.8, ये भी 0.8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, द लीनियर डिस्टेंस विल बी लैम्डा विच विल बी इक्वल टू 1.6 मीटर. सो द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गोइंग टू बी 1.6 मीटर, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन बी में. नेक्स्ट है, अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ट्रांसमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 71 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी गिवन है 71 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज विथ अ स्पीड ऑफ, स्पीड गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, आपको पता है व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड रिलेशन. स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. So velocity is equal to lambda into frequency. Velocity is equal to wavelength into frequency. So now here we have velocity. हमें चलो lambda निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं lambda is equal to speed या फिर velocity divided by frequency, है ना. yes, speed divided by frequency कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, we'll get 3 into 10 to the power 8, 3000 into 10 to the power 30,000 into 10 to the power 4 divided by 71 into 10 to the power 4. ये कैंसिल हुआ है ना, मीटर में आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 71 कर लो इंटू ये हो गया 100, तो आ जाएगा आपके पास आंसर. इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, आप ही कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर 422.5 मीटर. दिस इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ विच इज गिवन इन द ऑप्शन डी. थर्ड, a person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. What is the time interval between the successive compression from the source? हाँ, source के successive compression के बीच में, successive compression के बीच में कितना टाइम इंटरवल लगेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, आई विल राइट एफ क्योंकि फिर वो वी और म्यू सेम दिख जाता है तो दिक्कत हो जाती है. फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स. इसका मतलब सिंपली आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है. इसके और इसके बीच में ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड. किसी भी दो जैसे एक हम किसी भी कंप्लीट ऑसिलेशन, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये कहलाएगा आपका कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना, वापस उसी जगह पे आना है आपको, ये कहलाएगा आपका कंप्लीट ऑसिलेशन. इसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन, और इसका टाइम जो लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं. अब इसी को मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये हो जाएगा कंप्लीट ऑसिलेशन. इसके बाद फिर से उसी को रिपीट कर रहा है, राइट. तो आपसे पूछ रहा है कि एक ऑसिलेशन में कंप्रेशन और अगले कंप्रेशन के बीच में व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स. इसका मतलब यही जो होता है सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम पीरियड या फिर सक्सेसिव रेयरफेक्शन के बीच का टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है. तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, सो t इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/500, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स, है ना. इसको ऊपर मैंने 1000 मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, -3 बन जाएगा मिली, सो 2 मिली सेकेंड्स. ये पता है ना आपको, आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000
मिलीमीटर, वैसे ही 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, या फिर 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल, इसको इधर लेके आओ तो बन जाएगा 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। सो वही किया है मैंने, 10⁻, यहाँ पे सेकेंड भी है, 10⁻³ को मैंने मिली लिख दिया है, ठीक है, मिली सेकेंड। सो दिस इज द ऑप्शन सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट है अ मैन इज स्टैंडिंग असिमेट्रिकली बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ्स, 2 पैरेलल माउंटेन है, क्लिफ्स है, क्लिफ के बीच में वो सिमेट्रिकली खड़ा है, ठीक है। नाउ ही क्लैप्स हिज हैंड्स एंड स्टार्ट्स हियरिंग अ सीरीज ऑफ इकोज एट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल क्लिफ विल बी। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना लिया है 340 मीटर पर सेकेंड, और अच्छा असिमेट्रिकली बोला है ना, असिमेट्रिकली बोला है, मतलब इससे मान लो डी डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इससे इस क्लिफ से डी डैश डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे असिमेट्रिकली खड़ा है एंड ही इज हियरिंग द इकोज इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि पहले जब उसको इको सुनाई दी होगी तो जो पहले पास वाली जो क्लिफ होगी वहाँ से पहला इको आएगा, तो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लग गया। पहला जो इको आया वो 1 सेकेंड बाद आया ना, तो यहाँ से यहाँ साउंड को आने में 1 सेकेंड लगा, और फिर दूसरा जब इको आया तो वो 2 सेकेंड में आया, क्योंकि हर 1 सेकेंड में उसको इको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब पहले 1 सेकेंड में आया, फिर 2 सेकेंड में आया, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में जो आया होगा वो यहाँ से आया होगा, और उसके बाद फिर 2 सेकेंड में जो आया होगा वो यहाँ से आया होगा। सीधी सी बात है ना, उसको अभी एक इको सुनाई दिया, इसका मतलब पास वाली से आया होगा, फिर तो 1 सेकेंड बाद फिर एक इको सुनाई दिया तो वो दूसरे दूर वाली से आया होगा, क्योंकि अब इसमें अगर 1 सेकेंड में एक इको सुनाई दिया तो फिर और 1 सेकेंड में और एक इको भी सुनाई देगा इसको, लेकिन यहाँ से भी इको आएगा उसको, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से उसको जो इको आया होगा वो उसको 2 सेकेंड में इस क्लिफ से इको आया होगा, राइट। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स, तो वो आ जाएगा डी डैश प्लस डी। अब मुझे ये पता है कि अगर ये डी है, यहाँ से आने में अगर 1 सेकेंड लग रहा है और यहाँ से आने में 2 सेकेंड लग रहा है, मतलब डेफिनेटली ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस 2d होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड में इस केस में 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है साउंड ने, साउंड ऐसे गया और फिर ऐसे आया, कितना डिस्टेंस 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और स्पीड कितनी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज 2d इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 340 इंटू 1 कितना आया 340 आया, इसका मतलब डिस्टेंस d कितना हुआ, इट इज़ 170 मीटर। अब d इज इक्वल टू अगर 170 मीटर है तो ये d डैश क्या होगा, ये अगर d है तो ये 2d है, तो d डैश कितना हो जाएगा, d डैश वॉज इक्वल टू 2d, कितना होगा 340 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 510 मीटर। सो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 510 मीटर्स। क्लियर। सो इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलते हैं, इसी डायरेक्शन में वेव, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में एंगल क्या होगा, 0। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे जाती है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, इसका मतलब जो वेव वेलोसिटी है इधर है, पार्टिकल वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना एंगल। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क produces sound waves in air, which one of the following properties of sound is same in the material of tuning fork as well as in air? मैंने आपको कहा था कि frequency is the property of source। जिस frequency से आप source को vibrate करते हो या oscillate करते हो वो frequency is going to remain same। So ट्यूनिंग फॉक से जब साउंड निकल के एयर में भी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ऑप्शन थे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। कौन सा ऑप्शन होगा, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है the frequency of sound waves in water is same as that of frequency of source, less than frequency of source, more than frequency of source, can't say, same as frequency of source। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। I have told you this many times। now याद रखना है इस चीज़ को।
if the velocity of sound in steel, water and vacuum are v1, v2 and v3, the correct relation is. आपसे क्या बोला है कि velocity of sound in steel, in water and in vacuum है v1, v2, v3, तो रिलेशन बताना है आपको कि क्या होगा. तो अगर v1 है स्टील में, v1 किस में है, स्टील में, v2 है वाटर में और v3 है वैक्यूम में. इसका मतलब ये हुआ कि v3 तो हो जाएगा ज़ीरो भाई, क्योंकि वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता, और डेफिनेटली स्टील में ज़्यादा होगी वाटर से, क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है. तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2 एंड v3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ऐसा कहाँ पे गिवन है हमें, ऑप्शन डी में. इसके बाद फॉर द वेव शेप्स शोन इन द फिगर द वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी. मैं ड्रॉ कर देती हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट वेव. ये सब डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बी में है लाइक दिस, अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. इसके बाद है इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. और ये चारों ही केस में ये जो टाइम है दिस इज 6 सेकेंड्स, दिस इज ऑल्सो 6 सेकेंड्स, दिस इज ऑल्सो 6 सेकेंड्स एंड दिस इज ऑल्सो 6 सेकेंड्स. आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी वेव क्या होगा, वो ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, इस एक्सिस के ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी. तो इसका मतलब इसको अगर आप कंप्लीट करने जाओगे ना, तो जैसे आपको अगर सिर्फ इतना पार्ट दिया है वेव का, तो बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा और फिर ऐसा बनेगा. तो ये 6 सेकेंड्स, इस वेव को अगर मैं कंप्लीट करूँ, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा. इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे 6 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे होगा 12 सेकेंड, और फिर उसका दूसरा साइकिल शुरू होगा. तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑसिलेशन है, एक साइकिल है. तो सिर्फ इसको आधे ऑसिलेशन में ही, एक ऑसिलेशन में तो इसको 12 सेकेंड लग रहा है, आधा ही 6 सेकेंड में इसका आधा ही ऑसिलेशन हो पा रहा है. सबका टाइम है आपके पास 6 सेकेंड्स. हम देखेंगे कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं. ये है एक ऑसिलेशन, इसका मतलब दिस इज हाफ ऑसिलेशन, सिर्फ हाफ ऑसिलेशन हुआ. यहाँ पे ठीक है, चलो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया. यहाँ पे 1 ऑसिलेशन एंड फिर हाफ ऑसिलेशन. ये क्या है, हाफ है ना, ये है फुल और ये है हाफ. इसका मतलब 1 ऑसिलेशन और फिर आधा, इसका मतलब 1.5 ऑसिलेशन. और ये कितना होगा, 2 ऑसिलेशन. तो जिसके टाइम उतना ही है, उतने ही टाइम में जिसके ज़्यादा ऑसिलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी. इट इज़ मेकिंग 2 ऑसिलेशंस इन 6 seconds. So option D is the correct answer, maximum frequency. Next, the speed of sound in air and sea water are given as 340 and 1440 meter per second. A ship sends a strong signal. Let me erase the board for this. Calculation करना पड़ेगा हमें. So a ship sends a strong signal down and detects the echo after 1.5 seconds. The depth of the sea at that point is. तो यहाँ पे हमें वाटर में और एयर में स्पीड गिवन है किसकी, साउंड की, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी डिस्टेंस जहाँ से इको, जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. डेप्थ ऑफ द सी, बेसिकली सी बेड से आ रहा होगा, तो उस पॉइंट पे डेप्थ कितनी है हमें ये फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे अगर सी से जो भी है ये शिप होगा, शिप से जब हम साउंड भेज रहे हैं, ये मान लो डेप्थ है, तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा. अब अगर हम भाई यहाँ पे तो एयर का तो कोई काम ही नहीं है, ओनली वाटर का काम है. इट मीन्स कौन सी स्पीड हमें लेना पड़ेगा, 1440 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें सी वाटर में गिवन है. नाउ टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड. तो 1.5 सेकेंड में इसने 2D डिस्टेंस कवर किया. सो 2D कैन बी कैलकुलेटेड एज 1440 इंटू 1.5 को आई कैन राइट 3/2. सो यहाँ से आ जाएगा 72, 720, और फिर ये आ जाएगा 0.62160 meters. This is equals to 2D. So D will be equal to 10,1080 meter. So distance is
1080 मीटर, दैट इज 1.08 किलोमीटर, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। कितना होगा जो डेप्थ ऑफ द सी, हमें डेप्थ निकालना है ना, ये तो पूरा डिस्टेंस 2D हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, साउंड यहाँ से निकला, ऐसे गया और फिर रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो यहाँ पे D डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ पे D डिस्टेंस कवर किया। जिस टाइम पे साउंड को यहाँ से भेजा गया है उसके बाद 1.5 सेकेंड में वो वापस आया है, इसका मतलब 1.5 सेकेंड में द साउंड हैज़ ट्रेवल्ड 2 इंटू D डिस्टेंस। बट हमें सिर्फ D निकालना है ना, हमें तो सिर्फ ये डेप्थ निकालना है। तो पहले हम 2D कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड टाइम, उसके बाद फिर D कैलकुलेट कर लेंगे। सो कितना आएगा 1.08 किलोमीटर। नेक्स्ट, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इज नोन एज, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इनऑडिबल, नन ऑफ दीज। सो अल्ट्रासोनिक, इनऑडिबल तो इंफ्रासोनिक भी है, अल्ट्रासोनिक है, बट स्पेसिफिकली 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का क्या कहलाएगा, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 50 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 50 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड में कितने होंगे, 1 सेकेंड में इतने, तो 60 सेकेंड में कितने, 50 इंटू 60, दैट इज 50 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 3000 ऑसिलेशंस। तो 1 मिनट में 3000 टाइम्स वो ऑसिलेट करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड सजेस्ट द सुटेबल वर्ड फॉर द 4th प्लेस। तो आपको क्या गिवन है, लाउडनेस, और यहाँ पे लिखा है एम्पलीट्यूड। सिमिलरली आपको रिलेट करना है क्वालिटी, और यहाँ पे है ब्लैंक। तो क्वालिटी क्या आएगा, ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, वेवफॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी तो पिच के लिए होगा, वेवलेंथ का कोई ऐसा कुछ है नहीं, इंटेंसिटी भी नहीं है। क्वालिटी किससे डिफाइन होती है, वेवफॉर्म से। क्वालिटी किससे डिफाइन होती है, वेवफॉर्म से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, सो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 400 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, हमें पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड गिवन है 400, फ्रीक्वेंसी गिवन है 100, सो वेवलेंथ आ जाएगी 4 मीटर, ऑप्शन डी। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एल्यूमिनियम, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड में, सो एल्यूमिनियम इज सॉलिड, उसके अलावा सब लिक्विड या गैस हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हमें इको, डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो 0.1 सेकेंड में साउंड इको आना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे वो खड़ा है, उसने क्लैप किया, सो 0.1 सेकेंड में D डिस्टेंस 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसे जाएगा D और फिर ऐसे जाएगा D, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से D। सो 2D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टाइम इंटू स्पीड। हमें कितना कंसिडर करना है, अभी स्पीड लेना है 346, सो 346 मतलब D आ जाएगा यहाँ से 34.6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.3 मीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म 18 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, द मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस्ड बाई इट बी, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नन ऑफ द अबव। देखो क्या होता है कि जो साउंड है ना, लाइट में भी क्या होता है कि देर आर सो मैनी लाइट्स, लेकिन हम जो देख पाते हैं, जो बेसिकली विजिबल लाइट जो है, रेड से लेकर के वायलेट तक का जो रेंज है, उसको हम स्पेसिफिकली लाइट बोलते हैं। उसके बाद जो है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज या फिर गामा रेज, एक्स रेज, इस तरीके से नाम देते हैं। बट जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो हम सिर्फ देख सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को लाइट रेज कहा जाता है। वैसे ही साउंड में भी है कि आप जिनको सुन सकते हो उनको हम साउंड बोलते हैं, नहीं तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इस तरीके से नाम देते हैं। सो अगर 18 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है, 18 ऑसिलेशंस
पर सेकेंड है, ठीक। तो यहाँ पे जो वेव बनेगी उसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन थोड़े से आपको वियर्ड टाइप के लगेंगे, ठीक है, बट आप फिर भी ऑप्शंस क्या क्या हैं, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नन ऑफ दीज। अल्ट्रासोनिक तो नहीं हो सकती। 18 ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब 18 हर्ट्ज, ठीक है, 18 हर्ट्ज। तो ये बेसिकली है इंफ्रासाउंड, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में है साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चौथा तो नन ऑफ दीज है, तो ये है तो साउंड वेव, साउंड वेव तो जनरेट होगी, साउंड वेव तो जनरेट होगी, लेकिन क्या ये अल्ट्रासोनिक है? नो, इट इज़ नॉट अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर, सो इट इज़ नॉट अल्ट्रासोनिक, तो सेकेंड ऑप्शन तो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या? नो, साउंड इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चार्ज, जो कि आप चार्ज भी अभी ठीक से नहीं समझते होंगे, जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज एक्सेलरेट होकर के कोई चार्ज जा रहा है, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। 11th में जाके पढ़ेंगे, अभी यू डोंट नो अबाउट इट, सो सी इज़ नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। डी, नन ऑफ दीज तो नहीं है, क्योंकि ये साउंड वेव तो है ना, साउंड वेव तो जनरेट होगी, तो इसके 18 ऑसिलेशंस पर सेकेंड से साउंड वेव जनरेट होगी, लेकिन वो इंफ्रासोनिक साउंड होगा जो हम नहीं सुन सकते। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दी ए ऑप्शन, साउंड वेव। 21, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल 44.1 मीटर डीप। एक वेल है जो कि 44.1 मीटर डीप है, यहाँ पे एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप किया। वेयर इज द क्वेश्चन? द साउंड ऑफ स्प्लैश, यहाँ पे जब गिरेगा पानी में तो यहाँ पे एक स्प्लैश का साउंड आएगा, छपाक वाला साउंड, ठीक है, तो वो हमें साउंड आया t इज इक्वल टू 0.13 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 0.13 सेकेंड में, आफ्टर द स्टोन हिट्स द वाटर। सो बेसिकली साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 44.1 मीटर, है ना। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन वाली बात तो है नहीं, साउंड यहाँ जनरेट होगा और साउंड यहाँ पे ट्रैवल करेगा डिस्टेंस d विच इज़ 44.1 मीटर, और हमें स्पीड निकालना है, टाइम गिवन है 0.13 सेकेंड्स, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस है 44.1 डिवाइडेड बाई टाइम है 0.13, इसको आप सॉल्व करोगे तो you'll गेट 441 डिवाइडेड बाई 13 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 more 0, सो you'll गेट 339.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर में हमारे पास गिवन है 339, सो वो टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है, इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स दैट इन 1 सेकेंड साउंड सोर्स मूव्स 340 मीटर। साउंड सोर्स मूव करता है क्या साउंड जब ट्रैवल करता है तो? नो। लिसनर मूव्स 340 मीटर? नो। एयर डिस्टर्बेंस मूव्स 340 मीटर? एयर मूव्स 340 मीटर। साउंड सोर्स भी मूव नहीं करेगा, लिसनर भी मूव नहीं करेगा, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी 340 मीटर मूव नहीं करेंगे। 340 मीटर मतलब सोच लो कितना ज़्यादा होता है, पार्टिकल यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, बस डिस्टर्बेंस यहाँ था, 1 सेकेंड में वो पहुँच जाएगा 340 मीटर पे, वो डिस्टर्बेंस पहुँचेगा 340 मीटर पे। सो एयर डिस्टर्बेंस मूव्स 340 मीटर। Okay, so this was the last question and I hope you have completed all the cumulative test papers. आपने सारे attempt किए होंगे hopefully, and this is it. I hope everything is clear to you. Thank you.